सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं का भी स्वागत है। मंजरी बिटिया तुम्हारा भी स्वागत है कार्यक्रम में। भाई दोनों मिलकर कार्यक्रम करेंगे और कुछ कुछ दिवस मनाएंगे, कुछ कुछ खाएंगे पिएंगे और कुछ जानकारी भी लेंगे और आज गीतों की मंजरी बिखेरेंगे जी है ना। और उसमें बात करेंगे परदेसी के बारे में बात करेंगे। तो गीत मंजरी में आज का विषय है परदेसी जी। और देखिए जौ के फायदे, हाँ इसके बारे में हम बात करेंगे। सखी सहेली का मंच ऐसा होता है जिसमें फायदे की बात होती है ना बुआ। और देखो फायदा तो हम निकाल ही लेते हैं, चाहे कोई भी चीज हो और निकालना यही तो गुर आना चाहिए ना कि। लेकिन हाँ जौ के तो फायदे हैं और इस मौसम में खास तौर से जी। और बुजुर्ग और उनके तजुर्बे के बारे में बात करेंगे। तो बस देखो इनके भी फायदे हैं, बिल्कुल फायदे हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ बुआ है तो हम बुआ से भी तो उनके मतलब सीखेंगे ना बातें। बुजुर्ग आया और तुमने इशारा कर दिया कि बुआ है तो बुजुर्ग भी साथ में। बिल्कुल सही है, सही है। हमारी बुआ जो है ना बुजुर्ग, मतलब बुआ है तो भाई बुजुर्ग तो होंगी, लेकिन स्मार्ट है। बस बस अब तुम ना ये घुमा रही हो। हम लोग भाई विरासत की तरह हैं, इनको संभाल कर संजो कर चलना चाहिए। हम लोग वो हैं जो थाती एक दूसरे को देते हैं और विरासत और धरोहर ऐसी ही होती है, यानी कि जो परंपरा में चली आ रही है, बहुत पुरानी चीजें हैं। तो भाई हमारे साथी समझ गए होंगे कि आज विश्व विरासत दिवस है जी। और पहला विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल सन 1983 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत को अनमोल मानते हुए और लोगों में इन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने के उद्देश्य से ही इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। यही तो हम कह रहे हैं। देखो भाई हम लोग भी इसी में आ जाते हैं, धरोहर में, तो इन्हें संभालना चाहिए। ये हमारे घर की पहचान होते हैं बड़े बुजुर्ग। वैसे ही देश की पहचान हमारी सांस्कृतिक धरोहरें होती हैं, स्मारक होते हैं। उनसे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे जो भी परंपराएं होती हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि क्या होता है ना कि जान लेते हैं हम कि कितना समृद्धशाली था हमारा इतिहास, उस समय की क्या कला थी, क्या कारीगरी थी, कैसे कैसे नक्काशी होती थी, कैसे ईंटों का चुनाव किया जाता था, कैसे मकान बनते थे या महल बनते थे, झरोखे हों चाहे खिड़कियां हों, रोशनदान हो, नालियों तक की व्यवस्था क्या होती थी, गलियारे कैसे होते थे, भोजन कैसा बनता था। ये सारी चीज़ों की जानकारी तब होती है जब हमारे पास वो धरोहर होती हैं। बिल्कुल। और बुआ उन धरोहर में जैसे कि खिड़कियां, झरोखे वगैरह होते थे तो वहाँ तो कोई एसी की सुविधा नहीं थी। इन्हीं से इतनी बढ़िया बढ़िया हर दिशाओं से हवाएं आती थी कि वो पूरा जो धरोहर, जो ऐतिहासिक इमारतें होती थी वो बहुत ठंडी सी रहती थी। बिल्कुल। और उनकी जो मजबूती जो थी वो इतनी मजबूत सुंदर थी कि वर्षों तक वैसे ही उसकी आभा चमक जो कहते हैं ना वो बिखरती चली आ रही है। और ये उसके रखरखाव का ही परिणाम है कि बाद में उनको अच्छे से रखा भी गया, क्योंकि उनका निर्माण हुए वर्षों बीत गए होते हैं। तो बीते हुए कल की वो अनमोल पहचान है, लेकिन उस काल में बनी जो इमारतें हैं और उन पर जो लिखे वाक्य हैं या बातें हैं वो हमेशा उसे सजीव बनाए रखते हैं। और जैसे कि भाई हर साल की थीम होती है, तो इस वर्ष की भी थीम है कि विरासत परिवर्तन। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है हर साल विश्व विरासत दिवस एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल भी इन्होंने भी यही जानकारी साझा की है। विश्व विरासत दिवस की थीम है विरासत परिवर्तन। और 22 की भी इन्होंने लिखा है कि भाई तपथी, विरासत और जलवायु, इस तरह गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देना है और इन साइटों पर
जो स्थल हैं उन पर जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और मानव गतिविधियों जैसे खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ावा देना है। जी। और बुआ 1978 में हम्म। विश्व विरासत के में कुल 12 स्थलों को ही विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था उस समय। और इस दिन को तब विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता था। और कहना चाहिए कि वहाँ पर बहुत सारे संग्रहालय भी होते हैं जहाँ पर उनकी विरासतों और दस्तावेजों को और पुस्तकों रखा को जाता है। रखा जाता लेकिन है। जैसे तुमने बताया ना ये संख्या, जी। तो 1978 में जितनी थी अब इतनी बढ़ गई है। विश्व स्तर पर तो बहुत ज्यादा हो गई है, जब हमारे देश में ही 40 हो गए हैं जी। विश्व विरासत की चीजें। तो यानी कि दिन प्रतिदिन ये प्रयास किया जा रहा है कि और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें संभाला जाए। तो हमारे साथी बता रहे हैं कि बात करें भारत की, तो भारत में ही कुल 40 विश्व धरोहर हैं जिनमें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है जिन्हें। और वहीं विश्व स्तर पर चर्चा करें तो विश्व स्तर पर 167 ये लिख रहे हैं कि देशों में कुल 1157 विश्व धरोहर स्थल हैं। विश्व धरोहर को 3 तरह से बांटा जाता है, जिसमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित संपत्तियां शामिल हैं। यानी बुआ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं हाँ, हमारी धरोहरें, बिल्कुल। है ना। और इसी के साथ साथ जो पहले जो पूर्वजों के द्वारा जो दी गई विरासत को संभालने के लिए जो जर्जर इमारतों की मरम्मत, उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बनाकर उसकी चमक को बराबर बरकरार भी रखा जा रहा है कि वहाँ पर लोग जा सके, देख सके। और पहले तो भाई पता ही है सबको कि 4 स्थल थे। आगरा किला था, ताजमहल था, अजंता एलोरा की गुफाएं थी। और जैसे कि आज पूरे भारत में कई विश्व विरासत के स्थल हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। बिल्कुल। और इसमें जैसे कि महाबलीपुरम है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पुराने गोवा के चर्च हैं बहुत सारे, फतेहपुर सीकरी है, हम्पी के अवशेष जो हैं वो हैं, और खजुराहो तो बहुत पहले से है। और भी बहुत सारी चीजें बहुत सारी हैं बुआ। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, सांची का स्तूप है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार माउंटेन रेलवे है, बोध गया का महाबोधि मंदिर है, और भीमबेटका जो रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ की गुफाएं हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस दिल्ली का लाल किला है, चंपानेर पावागढ़ है, पार्क है, ऋग्वेद की पांडुलिपियां भी उसमें धरोहर में शामिल है। और अंतिम जो 40वां जो शामिल किया गया है वो है धौलावीरा, जो कि अभी बहुत ही अभी हाल ही में किया गया। हमारे एक साथी ने अहमदाबाद की पुरानी सिटी जो है उसको भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, उसकी जानकारी दी है। वो 2017 में हुआ था। लेकिन जो ये कच्छ का जो सफेद रण है, वहां पर जो धौलावीरा जो स्थान है वो हड़प्पा की संस्कृति के समय की एक बसा हुआ शहर है जो मिला है अभी। तो ऐसे बहुत सारी है, रानी के वाव है, देखने लायक जगह हैं। और बड़ी बात तो यही है कि मंजरी बिटिया की इन सब जगहों को हमें देखना चाहिए एक एक करके। बिल्कुल बुआ, देखना चाहिए। आश्चर्यचकित कर देती हैं ये सारी जगह, सुंदर बनी होती है। और कई जगहों पर हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया जाता है। और कई धरोहरों के संरक्षण की शपथ भी ली जाती है, जागरूक अभियान भी चलाए जाते हैं इस दिन की कैसे भाई इनकी स्वच्छता और सुरक्षा बरकरार रखी जाए। और अक्सर क्या होता है ना बुआ कि इमारतों पे नाम लिख देते हैं लोग जा करके, या नंबर लिख देते हैं। तो अच्छा है ना, अगली बार जाएंगे तो पता रहेगा कि यहाँ मंजरी बुआ के संग आई थी। नहीं, हम तो नहीं लिखेंगे, हम तो नहीं लिखते। हाँ, तुम सोच रही हो कि कोई देखेगा तो कहेगा अच्छा बुआ के संग आई थी, चल भी पाई थी कि नहीं? पहचान जाएंगे फिर हम लोग को, इसलिए नहीं बताएंगे, नहीं लिखेंगे। और ऐसा लिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बुआ ये भी होता है जो वहाँ पर कुछ हम लोग जाते हैं लोग घूमने तो कुछ खाते पीते हैं, तो जैसे पैकेट वगैरह बॉटल वगैरह सब फेंक फाक के इधर उधर चले आते हैं, तो वो चीज़ भी ना करें। और जो पार्क वगैरह घूमते हैं ऐसी जगहों पे, तो वहाँ पर फूल बहुत सुंदर सुंदर लगे रहते हैं, तो कुछ लोग चुपके से उसको तोड़ने लग जाते हैं। तो भाई वहाँ की सुंदरता में जो फूल लगे हैं, अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं उस इमारत की, तो उनको भी नहीं तोड़ना चाहिए। देखो भाई, हम देखने तो वही जाते हैं ना, तो जो हमें अच्छा लग रहा है उसको मतलब अगर सच में आप उससे मोहब्बत करते हैं तो आप उसको जैसा है वैसे ही रहने दें तो बेहतर है। आप उसमें कुछ और नक्काशी ना करें, चाहे वो पेड़ पौधे हों या वृक्ष भी होते हैं, उसमें ही नाम खोद देते हैं, कहते हैं इसमें क्या नुकसान है। तो ऐसा नहीं है, वृक्ष भी सांस लेते हैं, उनमें भी अगर हम कुछ खरोच करते हैं तो वो गलत है। दीवारों पर तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसका मौलिक स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसको रख रखाव जो करना है कोई करेगा, लेकिन उसका मौलिक स्वरूप तो
खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हमें साथी लिखते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा संरक्षित जैव मंडल भी कहा जाता है, एक राष्ट्रीय पार्क है। भारत के सिक्किम में स्थित एक संरक्षित जैव मंडल है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया था, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल क्या बना। बात है। तो बाकी सब जो है वो सांस्कृतिक हैं, कुछ ऐसे ऐतिहासिक है स्थल हो जाते हैं, तो ये मिश्रित में आ गया। तो एक है हमारे देश का ये। क्या बात तो इस तरीके की बहुत सारी जानकारी हमारे बहुत सारे साथियों ने दी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक जानकारी है गीत की। जी। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तो बुआ देखिए भाई, दिल का जो भंवर है वो तो फिलहाल ये पुकार रहा है कि जौ के फायदे की तरफ चलते हैं ऐसा लोग। हमें तो लगा कि भाई गर्मी ऐसी है कि कह रही है कुछ ऐसा खाया जाए जिससे कि अंदर से हमें शीतलता मिलती रहे। बिल्कुल। और जौ यही करता है। बिल्कुल, जौ के तो फायदे बहुत सारे हैं। और बुआ, जौ को अंग्रेजी में बार्ले, संस्कृत में यव कहते हैं। भारत, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में इसकी पैदावार होती है और अपने देश में तो भाई होती है। पूजा और हवन आदि धार्मिक मांगलिक अनुष्ठानों में जौ का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो बुआई है ना, वो कार्तिक अगहन में होती है और कटाई फागुन चैत में होती है। तो भाई देखो, फागुन चैत में होती है, इसलिए तो गर्मी में इसे खाया जाता है। इसके गुणों के कारण ही तो इसे खाते हैं और इसे इसीलिए अनाज का राजा भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम बहुत सारा होता है और सेलेनियम, तांबा और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि
इंसुलिन के स्राव और रक्त में शुगर के स्तर को सामान्य रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही जौ में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम खनिज पाया जाता है जो इंसुलिन इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो यही इन्होंने लिखा है, तो वाकई ये बिल्कुल अच्छी बात है और सही बात है। और बुआ अनेक गुणों के कारण जौ का जो अनाज है ना, उसको अनाज का राजा भी कहते हैं। और जैसे कि आपने बताया था, और जौ से सत्तू, दलिया, सूजी, फ्लैक्स, बिस्किट, शीतल पेय पदार्थ है, अर्क और सिरप बनाते हैं। और इसके साथ ही बियर भी बनाई जाती है। और जौ की चाय भी गर्मियों के दिनों में पूर्वी एशियाई देशों में पसंद की जाती है। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन में ये चाय काफी प्रचलित है। और तो भाई देखो, प्रचलित इसीलिए है ना क्योंकि फायदे बहुत हैं। इसीलिए हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि जौ के अनेक फायदे हैं, बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कब्ज, सर्दी, खांसी और पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वजन भी कम करता है। जौ के आटे की रोटियां या फिर इसका सूप बनाकर बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। और बुआ अगला संदेश ये है कि लिखते हैं कि जौ के फायदे में कि जौ में भरपूर स्वास्थ्यवर्धक गुण मौजूद होते हैं। हमारे पूर्वज और बुजुर्ग यही खाते आए हैं। जौ को अपने आहार में शामिल करने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें मिनरल और विटामिन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व जो पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे कई शारीरिक समस्याओं में भी उपयोगी माना जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियों में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं कि साथी ने बताया कि काढ़ा पिया जाता है, देना चाहिए उसे, सूप कहें चाहे काढ़ा। सर्दी जुकाम में फायदा करेगा काढ़ा। डिप्थीरिया है, घेंगा रोग, इन सब में भी, गलसुआ भी जिसे कहते हैं, इसमें भी इसे पीते हैं। सांस की समस्या में भी इससे फायदा होता है। प्यास बुझाने में भी फायदा होता है। और फायदा होता है लेकिन काम समय से होना चाहिए। तो एक हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो भाई बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं कि ये पुराना अनाज जो हम लोग खाते थे तुम लोग भी खाओ, लेकिन कौन खाता है ना? सही बात, सब लोग भागते हैं। हाँ, लेकिन खाना चाहिए। और इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि इससे खाने की इच्छा भी बढ़ती है, पता है। दस्त तो रोकता ही है, गठिया और हर्पीज इन सब में भी आराम मिलता है। अल्सर में भी फायदेमंद है, ये लाभ पहुंचाता है। तो ये जो है बहुत सारी चीजें हैं। इसको कैसे खाना है, सामान्य तौर पर जैसे हमने सत्तू आदि तो बताया ही, लेकिन बाकी अगर इलाज के तौर पे खाना है तो इसके लिए भाई आप जो भी आपके चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें, वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुहासे की समस्या में भी कहा जाता है कि एक माजू फल होता है, उसके छिलके के साथ जौ को पीसकर लेप बनाकर मुहासों पर लगाते हैं और वजन तो कम करते ही करता है। बालों में भी इसके पानी का इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है कि लगा सकते हैं। और जो बार्ली के तो शैम्पू भी आते हैं। हाँ, इसके शैम्पू भी होते हैं। बिल्कुल। और जौ के आटे, सत्तू, सूप, दलिया, सलाद या पापड़ या किसी भी रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जौ के जौ जई मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है, हमारे साथी लिखकर भेज रही हैं। और पर इसे शाही अनाज भी बोलते हैं क्योंकि इसके बेहद फायदे हैं। विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। सबसे बड़ी ये सब बातें तो सभी बता रहे हैं। और ये लिख रही हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वजन कंट्रोल करने में कारगर है। तो ग्लूटेन जो है, जैसे कि ग्लूटेन गेहूं में पाया जाता है, इसीलिए वो चिपचिपा होता है। और जितने मोटे अनाज होते हैं इसीलिए जब हम उनकी रोटी बनाते हैं तो वो फटते हैं क्योंकि उसमें चिपकने वाली चीज कम होती है, जिसे ग्लूटेन कहते हैं। और भाई कार्बोहाइड्रेट पचने में भी आसानी रहती है ना बुआ, इन मोटे अनाज को खाते हैं तो। बिल्कुल। और गेहूं तो भाई है ही, इतना ग्लूटेन होता है कि चिकना चिकना हो जाता है। तो अब हम लोग एक गीत सुन लेते हैं बुआ। बिल्कुल।
तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुँचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना, लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी 27 अप्रैल तक और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि बुजुर्ग और उनके तजुर्बे, मतलब एक मजी हुई जिंदगी की खुली हुई किताब जिसमें हर पन्ने में अनुभव होते हैं, जैसे प्रयोगशाला में किया गया एक्सपेरिमेंट।
अगर बगैर किसी झंझट के ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा है तो बुज़ुर्गों के पास बैठकर बातें करें, कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। विरासत में दौलत ना मिले लेकिन अनुभवी शिक्षा भी विरासत से कम नहीं ले लेना, वरन हाथ आई सौगात लौट जाएगी, क्योंकि उनके बाल धूप में नहीं अनुभवों में सफ़ेद किए हैं। विश्व विरासत के साथ बुजुर्ग भी विरासत हैं। बिल्कुल, और बुजुर्ग परिवार की नींव होते हैं, उनसे ही घर में रौनक होती है। वृद्धावस्था, बचपन और युवावस्था का निचोड़ होती है। बुजुर्गों के तजुर्बों और युवाओं के जोश का यदि आप समागम हो जाए तो आधुनिक युग की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हर रोज कुछ समय उनके साथ अवश्य बिताएं। बच्चों को संस्कार प्रदान करने में बुजुर्ग बहुत मददगार होते हैं। ये तुम्हें समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल बुआ, समझ में आ गया। और ये तुम कह रही हो ये बात? नहीं, हम थोड़ी ना कहेंगे इतनी समझदारी की बात। अच्छा, ऐसा? ये तो फायदा क्या हमारे संग बैठने का, बताओ जरा। ये तो अभी सीखा है ना बुआ, देखिए संदेश मिल गया है तो मैंने पढ़ लिया है। यही तो हम कह रहे हैं कि हमें लग रहा था कि हमारे किसी साथी ने लिख कर भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे साथी सभी संदेश भेज रहे हैं। और बुआ, जैसे कि मंदिर में कहते हैं ना कि भगवान की मूर्त होती है, हम उन्हें देखकर अपने मन के सारे दुख, तकलीफें, सुख, खुशियों के पल साझा कर देते हैं और मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और वैसे ही हमारे घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं और हम उन्हीं के जो अंश हैं। यदि हम उनको अपनी तकलीफें ना भी बताएं तो भी वो हमारे व्यवहार में हुए परिवर्तनों से समझ जाते हैं। यहाँ की केवल आवाज से समझ जाते हैं, केवल हाँ हूँ करने भर से समझ जाते हैं। कभी कभी तो आप फोन पर सिर्फ हेलो करते हैं, प्रणाम करते हैं, उतने से वो समझ जाते हैं कि तुरंत पूछ बैठते हैं कि सब ठीक तो है ना जी। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से जो है इनका अनुभव कहाँ तक काम आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है, बहुत सारे कई बार क्या होता है कि जो हमारे परिवर्तन होते हैं, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनको बताने से क्या फ़ायदा, हाँ, क्या हल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हम उनसे मन की बात कहते हैं तो उनके अनुभव और तजुर्बे से हम कुछ हद तक अपनी समस्याओं का हल पा जाते हैं। मतलब केवल समस्या होगी तभी तुम बैठोगी? नहीं देखो कभी तो फुर्सत के पल, मतलब हंसी मजाक के लिए भी हम बैठेंगे उनके भाई पास। सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी बैठना चाहिए। वैसे हमारे साथी ने ये लिखा है कि बुजुर्गों के तजुर्बे अनुभवों के आधार पर होते हैं और सच्चे होते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि बेटा हमने आपसे ज्यादा 4 बरसातें देखी हैं पर उनकी बातें सही रहती हैं, हमें आदर पूर्वक सुनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आजकल थोड़ी सी कमी हो गई है और हमें लगता है कि जो पीढ़ी का अंतराल है और हमारे विचारों में कहीं ना कहीं साम्यता नहीं बैठती है, तो इसलिए हम कतराते हैं। बिल्कुल, और जबकि हमें कतराना नहीं चाहिए। और जैसे कि हम कह रहे थे ना कि बुआ की उनके पास बैठना चाहिए, अपने समस्याओं का हल बताना चाहिए, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मतलब स्वस्थ है या कोई उन्हें मतलब परेशानी तो नहीं है, तब तो हम उन्हें बताएं तो ठीक है। नहीं तो वो अस्वस्थ है और हमने अपनी और बता दी तो वो और परेशान हो गए। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप उन्हें बता सकते हैं, वो ठीक है तो बताइए, तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक बड़े की राय मिलेगी जिसे कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको भी समझें और उनको समझे। तो देखो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ना, बार बार हम कह तो रहे हैं लेकिन जब बैठेंगे साथ में तब तो। एक बात और है कि हो सकता है कि किसी नई बात में या घर में जैसे छोटा सा काम है, आपने कोई एक छोटी सी पार्टी रख ली और आपको पता है कि हाँ ठीक है 25-30 लोग आ रहे हैं, आप के कैटरर ने सब बता दिया अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होगा और आपने अपने मतलब निश्चित भी कर लिया कि अच्छा ये बनेगा व्यंजन। लेकिन एक बार आप उनको बड़प्पन दीजिए, आप उनसे भी पूछिए, आप बताइए, जो भी घर में है, बुआ है, दादी है, नानी है, ताई हैं, जो भी हैं, आप उनसे कहिए ताई आप बताओ जरा सा और क्या होना चाहिए, या कम से कम आप उन्हें अपनी बता दें कि ये हम लोगों ने तय किया है, आप कुछ और जोड़ना चाहती है या कुछ कम कर दिया जाए, फिर देखिए उन्हें कितना अच्छा लगेगा। और बुआ इस जगह तो फिर वो लोग अपना जो बताते हैं कि किलो में बता देते कि छोला अगर बनना है तो वो आप इस हिसाब से, इतने लोग हैं तो इस हिसाब से बनाइए। तो वो उनका अनुभव बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। कभी कभी जैसे अगर बच्चे का है कुछ तो वो बता देंगे कि अरे भाई नहीं ये चीज बच्चों को कम पसंद आती है, ये मत बनाओ, कहने के लिए। और कभी ये भी होता है कि बच्चों का काम तो है लेकिन वो कहेंगे भाई ये तो साल भर का बच्चा क्या खाएगा, बड़े खाएंगे, उनके हिसाब से बनाओ। तो ये सब चीजें जो बहुत सारे उन्होंने देखे हैं काम, और मौसम कैसा है तब वो बताएंगे कि इस मौसम में लोग कम खाते हैं, इस मौसम में ज्यादा चीजें उठेंगी। तो मौसम के हिसाब से भी वो लोग बनवा देते हैं खाना। और कई बार होता है कि बच्चे नहीं दिमाग में गया कि फलानी चीज बनवानी, तो वो भी अपना बता देंगे कि नहीं देखो ऐसा बना के रख लो। अब जैसे घी की बात है तो इतना सारा मंगा के रख लो, या अचार बनाना है तो कहेंगे नहीं ये तो हम अपने हाथ से बना देंगे। तो उनके जो हाथ से बनता है अचार, उनका जो अनुभव होता है वो बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही जैसे कि कुछ बनने की बात चूंकि चल रही है तो
चलो इसमें ही एक बात और जोड़ दें, वरना वो सीधे कहते हैं एक बड़ा कटोरे में या एक थोड़ा सा हटा दो पहले जी। तो कभी कभी वो बड़ा आपातकाल में काम आ जाता है कि कोई खास आपके मेहमान आए और आपने उसको वहां से सर्व कर दिया। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सिर्फ हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। और हम ले लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों श्रोताओं का और प्यारी बुआ का स्वागत है। तो बुआ देखिए हम लोग कितनी सारी बातें कर रहे थे ना कि बुजुर्ग के बारे में और उनके तजुर्बे के अनुभवों के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ देखो भाई, अभी तक तो हम बात कर रहे थे खाना बनने की और बनाने की बात, लेकिन अक्सर जब बच जाता है तो उसका क्या करना है ये भी बड़े मजे से बता दिया जाता है कि अच्छा इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको रखो फ्रिज में, इसको मत रखो, इसको तुरंत बांट दो, ये कितने दिन चलेगा, ये कितने दिन नहीं चलेगा जी। तो ये सारी चीजें उसी क्रम में चीजें रखी जाती हैं। जैसे अगर मिठाई की बात होगी तो वो कहेंगे भाई छेने वाली और खोए वाली, छेने वाली पहले इस्तेमाल कर लो, खोए वाली पीछे रख दो, लड्डू अगर आदि है तो वो तो चल जाएगा 1 महीने तक। तो कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं जिनको कहते हैं ना अलग अलग करना, वो सब कर देते हैं वो लोग। इसी तरह से सलाद बच जाता है तो अगर खीरा वगैरह को हटा दें तो फटाक से वो अचार डाल देते हैं ऐसे लोग, है ना। तो कुछ चीजें हैं जिसका कि हमें लाभ मिलता है। तो और बुआ बुजुर्ग वो भी तो करते थे कि दादा नानी वगैरह दादी वगैरह कि जो शादियों में आ जाते थे, माठ वगैरह आ जाते थे, तो वो लड्डू माठ सूख रहे हैं तो वो डलवा में रख के बोलेंगे इसको मिला करके लड्डू बांध देते, तो वो उसको पीस करके उसका लड्डू बांध देती। तो मतलब उनके अनुभव कहीं ना कहीं तो मतलब हमेशा कहना चाहिए काम ही आते हैं। और ये तो हो गई कि हम खान पान की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार आदि की जब बात होती है तो अक्सर हम बहुत गरम खून होता है, जैसे कि युवावस्था हो या थोड़ी सी प्रौढ़ावस्था भी हो, तो एक जोश रहता है और लगता है कि बस फला ने गलत किया तो हम बस इसको छोड़ दें, है ना। लेकिन ऐसे में थोड़ा सा गहरी सांस लें, बुजुर्गों के पास बैठें, थोड़ा उन्हें अब बता दें, मन हल्का कर लें, फिर देखिए वो क्या राय देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी राय देते हैं। और हम सोचते हैं कि पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे। बिल्कुल। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शोखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं,
ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तो बुआ देखिए एक संदेश में मतलब संदेश है मिला है कि बुजुर्ग और उनके अनुभव, बुजुर्गों के पास अनुभव रूपी जो अनमोल चीज़ है वो हमें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। इन अनमोल चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठना होगा ताकि हम बुजुर्गों से उनके जीवन के अनुभवों को साझा कर अपने जीवन को सफल बना सके। आज इनके महत्व को समझते हुए बहुत सी संस्थाओं और विद्यालयों में भी महीने के किसी एक दिन ऐसे समारोह का आयोजन किया जाता है जहाँ पर सिर्फ दादा दादी और नाना नानी को ही बुलाया जाता है, जहाँ पर कि वो सभी के सामने अपने तरह के अनुभव बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियां आने पर धैर्य नहीं खोया। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बड़ा अच्छा लगता है। ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मनाते हैं, अच्छा लगता है। साथ ही लिख रहे हैं कि बुजुर्गों के तजुर्बे की बात, तो मेरा ये तजुर्बा है कि दोपहर भोजन के बाद छोटी सी झपकी ले लेना मेरे जैसे बुजुर्गों के सेहत के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल ले लेना चाहिए। लिखते हैं कि भाई झपकी से ये उठते हैं, उसके बाद सखी सहेली सुनते हैं, तो भाई स्वागत रहता है आपका तो प्रतिदिन। वैसे व्यस्ततम जो जिंदगी हमारी चल रही है उसके बारे में लिख रहे हैं हमारे साथी कि आज के व्यस्त दौर में हम अपने बुजुर्गों की सलाह लेना भूल गए हैं। पहले दादी नानी की कहानियों में साहस के साथ साथ संदेश भी होता था। उन कहानियों का उद्देश्य बच्चों को मात्र खुश करना नहीं था, बल्कि हमें बहुत से संस्कार, रीति रिवाज, प्रेम और आदर भाव की ओर अग्रसित करता था। आज की पीढ़ी भले ही इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में विश्वास रखती है, लेकिन बड़ी बड़ी नेटवर्किंग साइट भी बच्चों को भावनात्मक, सामाजिक और आपसी भाईचारे का ज्ञान नहीं दे सकती, जो समय समय पर बुजुर्ग अपने प्यार और दुलार की बौछार के साथ देते रहते हैं। और एक बात और है कि जो माफ़ करने की क्षमता जो उनके में होती है, जो धैर्य उनके में होता है, वो वाकई हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और ताउम्र ये हमारे लिए एक थाती की तरह रहता है। बिल्कुल बुआ। और दोस्तों को दोस्ती, आपको दोस्त कैसे बनाने, इस तरह की बातें भी वो सिखाते हैं। घर की मान मर्यादा या चरित्र के बारे में भी बताते हैं और अपने व्यवहार को कितना हमें लचीला बनाकर रखना है, वो ये सारी चीज़ें हमें बड़े बुजुर्गों से मिलती है। और इसके लिए कहीं हमें सीखना नहीं पड़ता या बहुत आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। एक विशेष तरीके से जो कहते हैं ना कि ध्यान देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस साथ में रहिए और धीरे धीरे अपने आप वो हमें मिलता रहता है। जैसे कहते हैं ना, वातावरण से खुशबू मिलती है, चीजें मिलती हैं, बस कुछ ऐसे ही हम सेहतमंद हो जाते हैं अपने व्यक्तित्व के मामले में। बिल्कुल। और बुआ सेहतमंद एक गीत से भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं जी। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने
छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार दिखाने के सिवा और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें। किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें। इसलिए आपने घबरा के बचा ली आंखें। आपको तीर चलाने की बुरी आदत है। आपको तीर चलाने की बुरी आदत है। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार। तो भाई देखो, आदतें जो होती हैं, वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि आदत के बारे में, जैसे सुबह की चाय ज़रूरी है वैसे ही कोई काम करो तो बड़े बुजुर्ग की राय भी लेनी बहुत ज़रूरी है। वो राय के साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं कि आपका काम सफल हो और खूब तरक्की करो। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है। और बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते हैं तब हम जब परदेश में निकलते हैं तो शायद उनका साया हमारे साथ रहता है। तो परदेश जाना और परदेसी होना आज की ज़रूरत है। जिस घर आंगन में खेले कूदे और छोड़ ममता का आंचल निकल पड़े घर से कदम, उस पल से हम परदेसी हो गए। माँ की आंखें रोई थीं, बाबू का दिल भी भर आया था। बहना राखी की याद दिलाती, कहती घर जल्दी आना, परदेसी न हो जाना। मन में सुंदर सपने संजोए, घर गांव गलियां, संगी साथी पनघट पीपल दहिया डेहरी सब छोड़ निकल पड़े परदेस। बरसों बीत गए, शहर की भीड़ भाड़ में खो गए। अक्सर याद आते हैं वो दिन। अपने घर की छत से जो कभी निहारा करते थे खुला आकाश, चांद और सितारे, आज परदेश में न वो छत रही और न रहा वक्त। सांस लेने को तो हवा तो पास आती है, मगर पूछने का समय नहीं कि तुम कहाँ से आई हो, क्या मेरे गांव घर को छूकर आई हो, कैसे हैं मेरे अपने देश में सब। क्योंकि हम तो परदेसी हो गए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं वो बदल गया है, परदेसी हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा, बदल गई है जिंदगी। मगर कोई मुझसे तो पूछे कि क्या हाल होता है परदेसी का। मजबूरियां न होती अपने शहर में तो क्यों जाते बेगाने शहर। अपने घर की दाल रोटी कैसे कहूँ कितनी याद आती है। यहाँ तो बस कच्ची पक्की रसोई ही बनाकर गुजारा कर लेते हैं। और अगर
कहीं पूड़ी हलवा मिल जाए तो वो भी रास नहीं आता। माँ के हाथ का वो निवाला याद आता है, वो 2 रोटी कमाने की ललक में कहाँ से कहाँ आ गए। परदेसी का इंतजार वही करता है जिससे बंधे होते हैं दिल के तार। आजा रे पंत निहारते 2 दिल जिंदगी की आपाधापी में, सोते जागते बस ख्वाब बुनते या खतों से हाले दिल बयां करते। दूरियां ना रहें दिलों में, बस यही तो एक सहारा था। गम किसने दिया किसने लिया ये वो क्या जाने। परदेसियों पर तो ये इल्ज़ाम लगा करते हैं कि कभी इनसे दिल ना लगाना, भूले से गर लगा लिया तो जिंदगी भर का तड़पना हो जाएगा। मगर दिल की दास्तां किसे सुनाए हम, परदेसी जो हो गए। मगर मोहब्बत में दिल बेकरार हो उठता है, अक्सर यूं कह उठता है दिल एक परदेसी से इतना प्यार क्यों करती हूँ। मेरी तो राहें जुदा हैं, फिर क्यों तुम मेरी राह तकती हो। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ। कौन
परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। तो भाई ऐसे तमाम सवाल जो दिल में संजोता है परदेसी। परदेसी को जब परदेश से घर जाना होता है तो उसे लगता है कि लोग पलक पावड़े बिछाकर उसका इंतजार कर रहे होंगे और खूब स्वागत होगा। फिर कुछ ऐसा ही होता है कि जब वो वापस आने लगता है तब भी उसे लगता है कि जितने देर रहेंगे बड़ी मान मनुहार होगी और बड़ा स्वागत होगा। तो कुछ चीज़ें उसे याद रहती हैं और फिर उसे लगता है कि वाकई परदेश में रहना कितना अच्छा होता है। कुछ लोग ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन खुद उसे कितने त्यौहार कितने याद आते हैं। कुछ वीराने दिन याद आते हैं जो उसने परदेश में गुजारे हैं। दिल फिर कचोटता है और मन करता है कि फिर से लौट चले अपने देश। डरता है दिल कैसे होगा गुजारा, कौन मिलेगा कौन अपनाएगा, क्योंकि लंबे समय से रिश्तों में वो महक नहीं रही। बदलते वक्त के साथ बदल गए हैं लोग, वे क्या जाने परदेसी का दर्द। लौटा भी एक रोज अपने गांव, परदेसी बनकर तरक्की की राह पर बढ़ चले थे लोग। वही चौखट वही झांकती आंखों का इंतजार था मुझे, कोई तो मिलने को आतुर था और जो गुनगुनाएगा गीत।
अखियन की, घर आया मेरा परदेसी। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। तो भाई देखो, हम परदेशियों की बात कर रहे थे और परदेशी होना आज एक समस्या नहीं है बल्कि ज़रूरत भी बन गया है। रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। पहले केवल बेटियां परदेशी होती थी, आज लड़के भी जब से पढ़ने लगते हैं तब से ही परदेशी हो जाते हैं। बिल्कुल, है ना? और परदेश में जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उनको देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, और कोई रोकना भी चाहे तो बेचारे वो रुक नहीं पाते, क्योंकि तो क्या लगता है तुम्हें, अगर देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है तो बड़ी दिक्कत होती है उन्हें? थोड़ा सा सोचना तो पड़ता ही है, दिक्कत तो होगी ना। तो ना जाए? नहीं, लेकिन मजबूरी भी है कि भाई कुछ कमाना है तो उसके लिए वो परदेश चले तो जाते हैं। कमाने के लिए केवल पैसा नहीं कमाते हैं हम, बाहर जब निकलते हैं, परदेसी जब बनते हैं तो बहुत सारे अनुभव भी हम कमाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, उस अनुभव से फिर बहुत सारी चीजें निकलती चली जाती हैं कि जिंदगी को हमें कैसे नए लोगों के बीच में, नए शहर में रहना है, जिंदगी बितानी है। बिल्कुल। और यूं कह सकते हैं कि जिंदगी में कैसे हमें सामंजस्य बैठाना है, ये भी जब हम परदेसी बनते हैं तभी सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। बिल्कुल है? वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई, इस भागदौड़ जिंदगी में हम बाहर निकलते हैं तो बड़े बुजुर्गों के पास कहाँ बैठ पाते हैं। तो ये बात तो है कि इसको हम कहीं ना कहीं गंवा रहे हैं। लेकिन मंजरी बिटिया, एक बात तो है, हम ये कहेंगे कि हम सोचते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा भी समय अगर हम दें तो एक होता है ना कि एक क्वालिटेटिव टाइम और एक क्वांटिटेटिव टाइम, कि हम कितना समय दे रहे हैं या कितने शिद्दत से बैठ रहे हैं, कितने प्यार से बैठ रहे हैं। हम बैठे तो बुजुर्गों के पास है, मन कहीं और लगाए तो इससे बेहतर है कि ना बैठिए। बिल्कुल, जब आपके जी, जब आपके दिल से एकदम लगे कि नहीं मुझे बैठना है तो बैठिए, दिखावे के लिए नहीं बैठना चाहिए। दिखावे के लिए ना बैठे, या ये गिनाने के लिए ना बैठे कि आप 5 मिनट बैठे थे, 15 मिनट बैठे थे, और घड़ी की टिक टिक तो बढ़ती ही रहेगी। बिल्कुल बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो अपने समय पर आ जाएगी। हाँ, लेकिन आज जो हमने विषयों की बात की उस पर हमारे साथी जरूर गौर करेंगे कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे, उनको उनकी अहमियत बताएंगे, उनके गुणों का बखान करेंगे, उन्हें ढेर सारा प्यार करेंगे। बिल्कुल। और समय हो चला है बुआ, एकदम कहना चाहिए बाय बाय करने। अच्छा, हमें लगा तुम कहोगे अंतराल का समय हो गया। नहीं, अंतराल का नहीं, विदा लेने का समय हो चुका है। तो भाई लेते हैं सभी सखियों और श्रोताओं से विदा। तो मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।